हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग नारीवाद को पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। सिलेबस में फेमिनिज़म है। फेमिनिज़म के बारे में क्या क्या आता है, इससे हम सारी बातों को पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चंस आता है जैसे नारीवाद क्या है, इसका अर्थ, विकास, प्रकार, ठीक है, चरण और इसके विभिन्न मुद्दे, इसका स्वरूप और इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या है एवं इसका समाधान क्या है। समाधान भी जो है आता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों को हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जिस भी प्रकार का क्वेश्चंस आएगा हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। तो नारीवाद को जानते हैं। सबसे पहले नारीवाद होता क्या है, ये फेमिनिज्म क्या है। इंग्लिश वर्ड फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म है क्या, नारीवाद है क्या। नारीवाद प्रमुख रूप से एक ऐसी विचारधारा है, नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विश्व परिदृश्य में प्रभावी रूप से 19वीं सदी के उपरांत जो है सामने आता है। और यह विचारधारा महिलाओं को उनका स्थान, गरिमा, आत्मविश्वास और सभ्य मानवीय व्यवहार दिलाने के लिए जो है प्रयासरत है। महिलाओं के समक्ष होने वाली जो अत्याचार है या जो द्वयम दर्जे का जो मानसिकता है, विकृत सोच ने बदलती परिस्थितियों के साथ महिलाओं का जीवन और पहचान अत्यधिक दयनीय बना दिया है। विश्व के आधी आबादी इस समानता जो है पहचान रूपी संकट से गुजर रही है। विश्व की आधी आबादी यानी महिलाओं और पुरुषों में क्या है, समानता है। जितनी आबादी है उसमें जो है आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन फिर भी पहचान का संकट है, कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान माना जाए और उनकी जो गरिमा है, उसकी जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, उसके जैविक आधार पर ना होकर उनके व्यक्तिगत रूप में होना चाहिए। महिलाओं को जैविक आधार पर जो है असमानता माना जाता है, असमान माना जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में लेना चाहिए। जैसे एक पुरुष व्यक्ति है, उसी प्रकार से महिला भी एक व्यक्ति है, ठीक है। नारीवाद एक विमर्श के रूप में 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ, किंतु एक संघर्ष और आंदोलन के रूप में इसका इतिहास अलग अलग चरणों में जो है बांटा गया है। नारीवाद का जो विमर्श है ये 60 के दशक में प्रारंभ हुआ है, लेकिन इससे कई दशक पहले जो है आंदोलन जो है शुरू हो गया था। और कब से आंदोलन शुरू हुआ है, उसका पूरा जो इतिहास है उसे कई चरणों में बांट कर जो है देखा जाता है। तो आइए हम जो है नारीवाद के जो चरण है इसको पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ और विकास को जान लेते हैं कि नारीवाद का अर्थ क्या है। एक अवधारणा मीन्स एक कॉन्सेप्ट के रूप में नारीवाद मुख्य जो है पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति और अधिकारों से गहन सरोकार रखती है, ठीक है। एक जो है गहन सरोकार रखती है, ठीक है। नारी की जो प्राधीनता है और नारी के प्रति होने वाले जो अन्याय होता है, इस अन्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करना जो है और इसके प्रतिकार के उपायों पर जो है विचार करना है, ठीक है। ये नारीवाद है। तो वस्तुतः क्या है कि नारीवादी जो दृष्टि है ये पितृतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया एवं विद्रोह है। नारीवाद क्या करता है कि जो पितृतंत्र यानी पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है,
ये सब कुछ जो है पिता ही जो है तय करता है, इसके विरोध में एक प्रतिक्रिया है और ये एक विद्रोह भी है। पुरुष प्रमुख या पुरुष प्रभुत्व के विरुद्ध अवधारणा भी है तथा इस विचार का खंडन भी करता है कि महिलाएं पुरुषों के लिए एक वस्तु है, एक साधन है तथा विचारधारा के रूप में नारीवाद जो है महिलाओं के साथ हुए शोषण का अंत चाहता है। नारीवाद यही है। नारीवाद क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो है बहुत प्रकार के पुरुषों से मुकाबला जो है कर रहा है, ठीक। पुरुषों से मुकाबला कर रहा है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो समानता का हो, स्वतंत्रता का हो, या जो पुरुष प्रधान जो समाज है, तो इन सब के विरुद्ध जो है एक विद्रोह है, एक प्रतिक्रिया है। इसका जो है विकास कब से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है? तो एक आंदोलन के रूप में नारीवादी का उदय जो है 1960 के दशक से जाना जाता है। लेकिन स्त्री पुरुष की जो सापेक्ष की जो स्थिति है, ये एक ऐसा जो प्रश्न है वो 1970-72 से ही उठता रहा है। भले आंदोलन जो है 1960 से हुआ है, लेकिन जो नारीवादी जो है, मतलब कि नारीवादी को जो पुरुषों की सापेक्ष स्थिति का जो प्रश्न उठता है, ये 1770-72 से ही उठता आ रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी संरक्षक के अंतर्गत स्त्री पुरुष को समान माना था। आधुनिक काल में नारीवाद पर जो है एक पहली रचना आई थी कि अ विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये किसका था? ये एक मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट का था। ये बुक है जो कि नारीवाद के ऊपर था। ये जो है इसमें क्या था? स्त्रियों की कानूनी, राजनीतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में समानता प्रदान करने के लिए एक शानदार पैरवी की गई थी। एक बुक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो कि मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट का है, ठीक है। इन्होंने इसमें लिखा है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है। इसमें जो है कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ये सारे क्षेत्र में जो है समानता प्रदान करने के लिए इसमें सिर्फ पैरवी किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? सिर्फ पैरवी किया गया है। अब जो है चरण आता है जो कि 1972 से ही जो है शुरुआत जो हुआ है, तो 1972 से लेकर के अब तक को कितने चरण में जो है नारीवादी आंदोलन को या नारीवादी जो काम है, ठीक है, इसे जो है 3 चरण में बांटा है, ठीक है। इसे कितने चरण में बांटा गया है? 3 चरण में बांटा है। पहला चरण जो है ये 1772 से 1963 तक आता है, ये पहला चरण, ठीक है। क्योंकि 1970-72 से तो शुरुआत हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान आकृष्ट 1960 हमने बताया था, तो 1963 माना गया है पहला चरण, ठीक है। इसका जो काल जो है माना जाता है। इस समय में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड आदि देशों में महिला जो है समानता का मुद्दा जो है व्यक्तिगत रूप से जो है उठाया गया था। इस समय में मताधिकार का अधिकार, राजनीति में अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक में समानता जो है, इन सारी जो मुद्दों पर या इन सारी जो क्षेत्र में जो असमानता जो था समाज में, इससे जो है नारी जो है या महिलाएं जो है मुक्ति चाहता था कि हमें भी समाज में, राजनीति में, सांस्कृतिक रूप से जो है सारे क्षेत्र में हमें जो है असमानता जो झेलना पड़ रही है, इससे हमें मुक्ति चाहिए, ठीक है। इस संघर्ष का मुख्य विषय था, ये सारे विषय था इस संघर्ष का। इस समय में महिलाएं स्वयं को समान व्यक्ति माने जाने के लिए प्रयासरत थे कि हम भी जो है समान हैं, ठीक है। अपने आप को समाज में, राज्य में, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में हमें भी समान माना जाए, इसी के लिए प्रयासरत थे। जो ये पहला चरण आता है जो कि 1772 से 1963 माना जाता है। दूसरा जो चरण आता है ये 1963 से 1980 के बीच माना जाता है। इस चरण में जो पश्चिमी जगत है, यानी कि जो वेस्टर्न के कंट्री है,
एशिया, मध्य पूर्व, इन सभी क्षेत्रों तक इसका प्रभाव देखा गया। जहाँ से भी ज़्यादातर जो है पश्चिमी क्षेत्रों से जो है शुरुआत होता है नारीवाद आंदोलन, लेकिन ये एशिया और पूर्व मध्य क्षेत्र सभी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया और सभी क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव देखा भी गया। इस चरण में जो है मुद्दों की जो स्वतंत्रता है, बहुत मुद्दों की जो श्रृंखला है, बहुत विस्तृत से जो है इसे जो है देखा गया, बहुत विस्तृत हुआ। ऐसा नहीं कि जिस भी क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ तो उसी क्षेत्र तक सीमित रहा, बहुत ही विस्तृत रूप में जो है इसे देखा गया, जिसमें कि कानूनी असमानता, वास्तविक असमानता, व्यवसाय, सेना, मीडिया आदि के क्षेत्र में जो है, इसके अलावा जो घरेलू स्तर है इस पर जो सताई गई जो महिलाएं थी, ये लोग जो है क्या किए कि समान अवसर हमें दिया जाए, समान अवसर के लिए जो है आंदोलन किया और कानूनी रूप से जो है अपने अधिकारों की जो है मांग किया गया। घरेलू स्तर पर जो सताई गई महिलाएं थी वो जो है अपनी आश्रय स्थल का निर्माण की भी मांग की गई, ठीक है। और वैवाहिक कानून, बलात्कार, हिरासत, तलाक कानून, ये सब में जो है परिवर्तन जो है मुख्य रूप से शामिल था कि ये सारे क्षेत्र में असमानता जो है इसमें समान लाया जाए, ठीक। आगे जो तीसरा चरण था ये जो है 1980 से अब तक के आंदोलन या जो भी कार्य हुआ है महिलाएं के पक्ष में, तो इसे जो है तीसरा चरण कहा जाता है। 1980 से अब तक को तीसरा चरण माना जाता है। इस चरण में आंदोलन जो है रंग भेद की नीतियों और परंपराओं के विरुद्ध, यह आंदोलन जो है उत्तर औपनिवेशिक और बाद की जो समाजवादी और जो विश्व व्यवस्था में महिलाओं की जो संपत्ति का स्वामित्व के साथ अनेक सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर जो है केंद्रित था। मीन्स हो गया कि जो 1980 से अब तक का जो चरण है इसमें पहले तो औपनिवेशिक काल था, लेकिन उत्तर औपनिवेशिक में जो है रंग भेद की जो नीति थी वो भी महिलाओं को जो है प्रभावित किया था, रंग भेद के रूप में भी प्रभावित हुआ। और जो पुरानी परंपराओं के विरुद्ध भी आंदोलन था। उसके साथ साथ जो समाजवादी जो नीति थी उसमें भी महिलाओं का उतने अच्छे से जो है समान रूप से नहीं माना जाता था। समाजवादी होने के बावजूद भी, जैसे समाजवाद में होता है कि सारे समाज में सभी को बराबर कैसे लाया जाए, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के तहत जो है काम जो है बहुत सारा जो है उसके तहत जो है किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी समाजवादी के रूप में भी महिलाओं का जो है दोयम दर्जे का अधिकार जो है देखा गया था, ठीक है। और इस चरण में जो और भी बहुत सारी जो है उच्च मध्यवर्ती महिलाओं के जो अनुभव है, इस अनुभव के साथ भी जुड़ी हुई थी तथा कई लेखक जो है नारीत्व की परिभाषा को भी जो है चुनौती दी गई। इस चरण के लेखक की एक अन्य विशेषता यह भी था कि इसमें बहुत प्रकार के जो पृष्ठभूमि है, यानी विविध पृष्ठभूमि के योगदान रहे हैं। अब विभिन्न वर्ग, सांस्कृतिक, लिंग तथा जो सार्वभौमिक जो चुनौती रहा है ये सबसे भी जो है संबंधित रहा है तीसरा चरण में। तीसरा चरण को ले लीजिए कि जो चीज़ जो मांग या जो भी अधिकार प्रथम चरण और द्वितीय चरण में नहीं हो पाया वो जो है कुछ जो है और जो तीसरा चरण आते आते जो महिलाएं की जो मांग हुई, जो आवश्यकता हुई, उन बातों को भी जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नारीवाद का स्वरूप क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, या इसका प्रकार क्या है, नारीवाद का कितने प्रकार है या कितने स्वरूप में जो है इसे बताया गया है। तो नारीवादी विचारधारा के कई स्वरूप में इसकी अभिव्यक्ति हुई है, जैसे कि 1970 के दशक में महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार थी उसकी जो है व्याख्या करने में सहायता है।
लेकिन 1990 के दशक में इसके कई मुद्दों को लेकर आगे आया गया, जैसे कि समान अधिकार, समान वेतन, समान पितृ संपत्ति में भी जो है हिस्सा। ये सारी बातें जो है नारीवाद के स्वरूप में जो है दिखाया गया है, बताया गया है, और ये सारे अधिकारों की मांग जो है। तो इसे जो है कालांतर में जो है कई स्वरूप और प्रकार जो है देखने को मिलता है, जिसमें पहला है उदारवादी नारीवाद, यानी लिबरल फेमिनिज्म। यह जो है 1950 तथा 60 के दशकों में काफ़ी लोकप्रिय था। कौन सा नारीवाद? उदारवादी यानी लिबरल नारीवाद। क्योंकि ये लिबर्टी जो है यानी कि लिबर्टी मीन्स तो स्वतंत्रता भी होता है, लिबरल मीन्स जो है उदार होता है, यानी कि आप थोड़ा सा उदार होइए, थोड़ा सा नॉर्मल होइए, यानी कि जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं भी है वहाँ जो है आप स्वतंत्रता दीजिए, यानी आप थोड़ा सा नॉर्मल होइए, होता है। ठीक है, तो ये जो है 1950 से 60 के दशकों में जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। इसलिए यहाँ पे लोकप्रिय हुआ था कि ये फ्रांस की जो क्रांति हुई और फिर अमेरिका में जो क्रांति हुआ, ये इसी दशक के आसपास था। तो यहाँ पर लिबर्टी आया था। तो लिबर्टी जब आया, था, जैसे कि फ्रांस की क्रांति को स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुत्व, इसकी जो नारा जो दिया गया था, ये जो नारा था वहाँ का, तो इसमें सारे लोगों के साथ साथ महिलाएं भी अपना जो है अपने पक्ष के अधिकार को जो है उभारा। तो इसमें क्या हुआ कि इसे फेडरल फेमिनिज्म कहा गया इसी दशक से जो है। लेकिन उदारवादी जो नारीवाद है, इसका प्रमुख विचार यह है कि सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने पैदा किया है और सभी समान अधिकारों के हकदार हैं। उदारवादी का विचार है कि जितने भी पुरुषों के समान ही नारी को भी पुरुषों के समान ही बौद्धिक योग्यता होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही बुद्धि होता है, बुद्धि की योग्यता उसी को है और महिलाएं को नहीं है। तो समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में समान अवसर दिया जाना चाहिए। महिलाओं को अपना जीवन जो है खुद चुनने का अधिकार भी देना चाहिए। साथ ही सभी प्रकार के कानूनों के निर्माण का समर्थन भी होना चाहिए। ठीक है, ये उसी समय का है जब फ्रांस में जो है 1789 और फिर जो है अमेरिका में जो आंदोलन हुआ, जब भी हुआ फ्रांस में, अमेरिका में, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो हुआ, तो उसी समय का ये लिबरल फेमिनिज्म है। ठीक है, आगे है समाजवादी नारीवाद। ये समाजवादी उदारवाद के बाद है। ये कहाँ आ जाता है? समाजवादी एशिया का है। एशिया में समाजवादी जैसे कि मार्क्स का भी है। मार्क्स ने जो है समाजवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, साम्यवाद, समाजवाद। ठीक है, तो ये जो है चीन में भी जो है, जो माओ से तुंग आए और फिर लेनिन आए, तो ये सब समाजवादी, फिर मार्क्स आए, ये सब क्या लाए? समाजवादी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में नारी भी जो है, महिलाएं भी जो है समाजवादी नारीवाद का जो है अपना जो है बात रखा। समाजवादी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं के उत्पादन तथा वर्गीय ढांचे में भेद है। जो उत्पादन करता है, जैसे कि कोई अगर पुरुष है वो किसी चीज़ का उत्पादन किया, तो उसमें क्या है कि उससे कुछ भी अगर वो प्रोडक्ट को बनाया तो उसका क्या होगा? बिक्री होगा। और जो ये बिक्री होगा तो बिक्री होने के बाद क्या होगा कि पैसे आएगा। ठीक है, पैसे से क्या हुआ कि उसकी आर्थिक पक्ष जो है मजबूत हुआ। लेकिन महिलाएं जो है इस क्षेत्र में नहीं है, तो ये जो है भेद माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापार करने का वास्तविक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत घरेलू क्षेत्र में जो है वही कार्य करने वाली महिलाओं को जो है कोई भी जो है सम्मान नहीं मिलता है। और जैसे कि कोई आर्थिक रूप से अगर कुछ उत्पादन किया, फिर उसका बिक्री हुआ, उसकी जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो आर्थिक रूप से कुछ मिला या कुछ हासिल हुआ, तो उसे क्या किया जाता है? पुरुषों को जो है पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि वे व्यापार करने का जो है वास्तविक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन वही काम
वही काम उतना ही मेहनत अगर महिलाएं करती है तो महिलाओं को आदर भी नहीं मिलता है, कोई आदर नहीं मिलता है, क्योंकि महिलाएं आर्थिक दृष्टि से कोई ठोस उत्पादन तो नहीं करे, वो जो भी काम किया घर का किया। तो यह स्थिति जो है पुरुषों को स्त्रियों पर नियंत्रण करने का अवसर दे देता है। ठीक है, तो समाजवादी नारीवाद का जो लेखक है इस विचार को नहीं मानता है। ठीक है, इस विचार को रद्द कर देते हैं कि जीव विज्ञान किसी का जेंडर पूर्व निर्धारित करता है। सामाजिक भूमिका जो है ये वंशानुगत नहीं है और महिलाएं की जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है। नारीवाद का यह रूप जो है पूंजीवाद तथा पितृसत्ता दोनों को चुनौती देता है। उग्रवादी नारीवाद की तरह समाजवाद नारीवादी का भी मानना है कि महिलाएं जो है नस्ल, वर्ग, प्रजाति तथा धर्म के आधार पर विभाजित है। इसके बावजूद एक नारी होने के जो उत्पीड़न है वो भी झेलती है, साथ ही इसलिए झेलती है कि केवल जो है अपने आप को वो महिला समझती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष समान रूप से कार्य करना चाहिए। ठीक है, स्त्री पुरुष के एक दूसरे के जीवन के सभी क्षेत्रों में समान होना चाहिए। ये क्या है? समाजवादी नारीवाद। तीसरा जो पॉइंट्स आता है वो है उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म क्या है? यहाँ पे उग्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उग्र हो जाता है इसलिए कि उदारवाद भी देख लिया, समाजवाद भी देख लिया। उदारवाद में अलग प्रकार से जो है उत्पीड़न है, समाजवाद में अलग प्रकार से उत्पीड़न है। यहाँ पे नारी जो है उग्रवादी हो जाती है, उग्र हो जाती है। नारी के इस स्वरूप का मानना है कि नारी की हीन स्थिति का मूल कारण क्या है? समाज की वे व्यवस्था है जो आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने वाले पुरुष जो है प्रधान वंशानुगत व्यवस्था द्वारा ये निश्चित होती है। ठीक है, ये महिलाएं द्वारा निश्चित नहीं होती है, ये पुरुष प्रधान द्वारा निश्चित होती है। यह सामाजिक व्यवस्था की एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पुरुष एक वर्ग के रूप में, नारी एक वर्ग पर अपना शासन जमाता है। ठीक है, नारी अपना एक शासन जमाता है। अतः समानता को समाप्त करने के लिए समाज के जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा को ही बदलना होगा। केवल महिलाओं के पक्ष में 2, 4, 5 कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए उग्र जो नारीवादी है वो पुरुष और स्त्री दोनों को जो है उन दृढ़ जेंडर भूमिकाओं से मुक्त कराना चाहता है। जो मन में जो पूरा बैठ गया है कि ये स्त्री जेंडर की है, ये पुरुष जेंडर है, ये स्त्री जेंडर है, ये जो दृढ़ रूप से जो बैठा हुआ है इसे मन से, समाज से, दिमाग से, विचार से निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक जो है सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, उग्र नारीवादी पुरुष और स्त्री दोनों के उन दृढ़ जेंडर को क्या करता है और जो भूमिका है उससे मुक्त करना चाहता है, जो कि सदियों से समाज ने उन पर जो है आरोपित करके रखा है कि हाँ महिला को यही करना चाहिए, महिलाओं को ऐसे ही रहना चाहिए। उग्रवादी जो नारीवादी है, उग्र नारीवादी लिंगों के बीच जो व्याप्त जो समस्त भेदों है उस भेदों को दूर करना चाहता है, जो हमारे निजी जीवन, संस्कार, परंपरा, व्यक्तिगत संबंध, मानसिकता और रोजी रोजगार के सामाजिक क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। अगला जो पॉइंट्स है वो है सांस्कृतिक नारीवाद, कल्चरल फेमिनिज्म। कल्चरल फेमिनिज्म का मानना है कि पुरुष एवं स्त्री में मौलिक तथा जैविक अंतर है। महिलाएं स्वभाव से अधिक दयालु तथा ईमानदार होती है। इसका दावा भी है कि अपनी इन विशिष्टता के कारण यदि महिलाएं को शासन करने का अगर अवसर दिया जाता है तो इस धरती से युद्ध समाप्त हो जाएगा और क्या क्या होगा, एक बेहतर स्थान हो जाएगा। जो युद्ध जो होता है वो युद्ध नहीं होगा। ये सांस्कृतिक नारीवादी का विचार है। आगे इन्होंने यह भी कहा है कि जहां पश्चिमी समाज में स्वतंत्रता और स्तर, लेवल
और जो सोपान है यानी प्रतिस्पर्धा भी है, ये प्रमुख जैसे पुरुष प्रधान मूल्यों को महत्व देता है, वहाँ सांस्कृतिक नारीवाद अन्योनाश्रय यानी कि अन्य को अन्य से आश्रय, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, ठीक है, संबंध बनाएगा, समानुपात में रहेगा, शांति लाएगा, एक दूसरे में विश्वास होगा, साझापन हो, कोऑपरेशन होगा, जैसे कि पुरुष प्रधान मूल्यों को महत्व देता है। लेकिन इसका कहना है कि दुर्भाग्य से आधुनिक समाज में कोई इसका महत्व नहीं देता है, ठीक है। ये सांस्कृतिक नारीवाद का सोच है, विचार है, कहना है। एक और पारिस्थितिक नारीवाद आता है यानी इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या होता है? इसका विचार है कि बैठक सत्ता तथा पुरुष जो आधिपत्य नारी है एवं पर्यावरण दोनों के लिए जो हानिकारक, कहता है कि जो इको फेमिनिज्म का जो विचार है कि पुरुष और आधिपत्य ये नारी एवं पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। नारी तथा प्रकृति, ध्यान से सुनिएगा, नारी तथा प्रकृति पर जो प्रभुत्व जमाता है, ये जमाने का प्रयास करता है या जमाने की पुरुष की जो इच्छा के बीच एक अंतः संबंध है, तो पुरुष चाहता है कि संपूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों पर हम विजय पालें, लेकिन उन्हें और आगे आकर के पालतू बनाना आवश्यक समझता है। किसको किसको? प्रकृति को भी और नारी पर भी। पुरुष क्या करता है? इसका कहना है कि पुरुष जो है प्रकृति पर, प्रकृति में जितने भी संसाधन है, ठीक है, और महिलाएं पर, दोनों पर शक्ति प्राप्त करना चाहता है, दोनों को एक पालतू समझता है, डोमेस्टिक। क्या? डोमेस्टिक। पालतू मीन्स जैसे हम अगर इसको पाले हैं तो जैसे चलने के लिए कहे, जैसे बोले वैसे करे, ये होता है। लेकिन पारिस्थितिक नारीवाद का विचार है कि पुरुष की यह इच्छा नारी तथा इस पृथ्वी दोनों के लिए बर्बादी का रास्ता खोलता है। इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए नारी की भूमिका केंद्रीय भूत है। नारी इस पद्धति का एक अंग है, जैसा कि धरती माँ जैसे शब्दों से ज्ञात होता है। आवश्यकता जो है नारी को अपनी श्रेष्ठ शक्ति को पहचानने की है, अपनी श्रेष्ठ शक्ति को जो है प्रयोग करने का जो है आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो है किसी के ऊपर निर्भर रह कर के हाँ कानून बनाएगा, फिर जो है हमें जो है कोई जो है पीछे से धकेलेगा कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, नहीं, खुद ही आना पड़ेगा, खुद ही ज़बरदस्ती जो है अगर कोई अधिकार हमें मिला है तो उस अधिकार का प्रयोग करने का। अगर जो अधिकार नहीं है, हमें लगता है कि इस क्षेत्र में असमानता है, पुरुष और महिलाएं के बीच में समानता नहीं है, तो वहाँ समानता लाने के लिए जो है आप आंदोलन करें। अभी जो है क्या कहता है नारीवाद के विषय में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आंदोलन कैसे कैसे हुआ है, कब कब हुआ है, ये तो चरण हमने पढ़ा है। फिर इसके लिए जो है चुनौतियाँ क्या है, क्या क्या समस्या है और इसका प्रमुख मुद्दा क्या है। अभी हम मुद्दे को नहीं पढ़े हैं, आगे जो है हम मुद्दे को पढ़ेंगे, इसकी समस्या को पढ़ेंगे, फिर उस समस्या का समाधान कैसे होगा उसे पढ़ेंगे और कुछ जो है भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।